मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारी पार्टी और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपना मत देने से पहले आपको ये तय करना होगा आपको कैसी सरकार चाहिए, अपने परिवार का विकास करने वाली या देश को विकसित कराने वाली। मित्रों, आपको याद होगा कि कांग्रेस शासन में देश के अंदर की हालात अत्यंत खराब थे। आए दिन आतंकवादी हमलों और विस्फोटों की खबर आती थी। मित्रों, कांग्रेस सरकार तो आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें रात्रि भोज पर बुलाती थी। आपको पूर्व प्रधानमंत्री की एक अलगवादी आतंकवादी के साथ तस्वीर तो याद ही होगी। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल का मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक और महत्वपूर्ण फोकस इन 10 वर्षों में रहा है अंत्योदय से सर्वोदय। तीसरा फोकस रहा है इन 10 सालों में ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। उदाहरण के तौर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के फ्लैगशिप मिशंस जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि के द्वारा हम विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कई दशकों से पेंडिंग महिला आरक्षण कानून लागू किया और मेरा ये मानना है जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आई हैं उस क्षेत्र में 20 से 30% प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है और इससे जीडीपी भी दुनिया भर में बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर 2004 से 2014 तक शहरी क्षेत्र में टोटल इन्वेस्टमेंट 1,78,000 करोड़ था, जब 2014 से 2024 तक ये रकम बढ़कर 18 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। एक और तुलना के तौर पर ये साफ होता है 2014 से 2024 तक शहरी क्षेत्र में 1,18,00,000 घर सैंक्शन हुए और इनमें से 82 लाख घर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। बाकी के घर भी शीघ्र लाभार्थियों को मिलेंगे, जबकि 2004 से 2014 तक केवल 12 लाख घर सैंक्शन हुए और मात्र 8 लाख घर कंप्लीट हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन रहा है स्वच्छ भारत। इस मिशन को एक जन आंदोलन की तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ऐलान किया था कि महात्मा गांधी के 150वीं जन्मतिथि जब 2019 में मनाई जाएगी तो भारत ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। हमारे देश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए उनकी सेफ्टी और डिग्निटी में एक बड़ा कदम उनकी एम्पावरमेंट में रहा। शहरों में आम नागरिकों को अफोर्डेबल, कंफर्टेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो रेल सिस्टम के तहत उपलब्ध कराया गया। आज के दिन 945 किलोमीटर मेट्रो रेल ऑपरेशनल है और इसके अलावा 940 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले कुछ सालों में 20 शहरों में मेट्रो के साथ भारत विश्व में मेट्रो कनेक्टिविटी में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इन सारी उपलब्धियों को अगर आंकलन करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि 2014 से 2024 तक मोदी सरकार का गवर्नेंस मॉडल रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वायदे को स्पीड, स्केल
और करप्शन फ्री सिद्धांतों पर इम्प्लीमेंट किया गया है। दोनों गवर्नेंस मॉडल में फ़र्क को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपसे साझा करना चाहता हूँ। कुकिंग गैस या एलपीजी सिलेंडर। जो सिलेंडर्स आप रोज़ाना देखते हैं वे भारत में 1960 के आसपास में आ चुके थे, लेकिन 2014 तक देश में केवल 55% घरों में एलपीजी सिलेंडर्स पहुंच पाए। 10 साल पहले तक रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग और सिफारिश के बिना कनेक्शन और रीफिल मिलना कितना मुश्किल हुआ करता था। इतना ही नहीं, सरकार एलपीजी पर भारी सब्सिडी भी देती थी, लेकिन उसका फ़ायदा मिडलमैन को मिलता था, क्योंकि उन्होंने कभी लीकेज कम करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। यहाँ ही नहीं, ऑयल बॉन्ड्स जैसे फिस्कल टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल कर आज की समस्या को अगली जनरेशन को पास ऑन कर दिया जाता था। अब आप इसकी तुलना मोदी सरकार के प्रयासों से कीजिए। हम एलपीजी कवरेज को 100% तक ले आए हैं और पिछले 10 वर्षों में एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ से 32 करोड़ 50 लाख हो चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 30 लाख कनेक्शन पीएम उज्ज्वला के तहत दिए गए, जिसमें लाभार्थियों को कनेक्शन के साथ स्टोव और रेगुलेटर भी फ्री मिलता है। उनकी सरकार ने डीजल की कीमत काफ़ी बढ़ाई और 1,41,000 करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड जारी किए। आज हम उन पर 3,20,000 करोड़ रुपया भुगतान कर रहे हैं। इसके विपरीत, जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से आयात की कीमतें 303% बढ़ी, तब भारत में सिलेंडर की कीमत वृद्धि सिर्फ 70% थी। हमारे पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने उन्हें भरपाई की। इस तरह से दुनिया में बहुत अधिक ऊर्जा कीमतें के बावजूद भारतीय नागरिकों को अधिक इन्फ्लेशन से बचाया गया। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई, पीएम मोदी जी ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत सिर्फ 500 रुपये कर दी। याद रखना चाहिए कि भारत में एलपीजी की कीमतें उत्पादक देशों, पड़ोसी देशों और विकसित देशों से भी कम हैं। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किसी भी पिछली सरकार से बेहतर रहा है। यूरोप में युद्ध के दौरान बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मोदी सरकार सतर्क रही। मोदी जी ने 2 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। दूसरी ओर विपक्ष शासित राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया। वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें भाजपा शासित राज्यों से 10 से 15 रुपये प्रति लीटर अधिक रहीं और अब भी है। विपक्ष का हर परिवार के एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए जमा करने जैसे पूरी तरह से झूठ के वादे कर रहा है। सिर्फ इस योजना के लिए ही सालाना 32 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बजट ही टोटल 35 लाख करोड़ है। इसलिए उनका वादा पूरी तरह झूठा है। इसके विपरीत मोदी की गारंटी आयरनक्लैड है, जिसका पूरा होने की भी गारंटी है। देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में सबसे अहम भूमिका आपको निभानी है। आपको कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का मौका देना है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। वैसे तो कहने को ये आम चुनाव होता है, लेकिन
भारतीय लोकतंत्र के लिए खास चुनाव है। खास इसलिए है क्योंकि देश भर के लोग, उनके सवाल, उनके मुद्दे आने वाले समय में कैसे हल किए जाएंगे, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद में आप अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं, उसका चुनाव है ये। इसीलिए आप तमाम मतदाताओं को मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस देश में मतदान करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के माध्यम से तमाम लोगों को दिया है। और ख़ास करके जो पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं, नौजवान साथी हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में आप मतदान कर सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यह अधिकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया था। इसीलिए आप सब मतदाताओं से मेरी पहली अपील ये है, पहली गुजारिश ये है कि आप इस चुनाव में मतदान जरूर करें। आप जिसको भी मतदान करना चाहते हैं, लेकिन आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान का अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा, बराबरी के वोट का अधिकार होगा। यह इस देश की आज़ादी से संभव हो पाया, इस देश के संविधान से संभव हो पाया। इसीलिए खास करके जो नौजवान जिनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला है, उनको मतदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मतदान से यह निर्धारित होता है कि पिछले 5 साल में सरकार ने आपके लिए क्या किए, सरकार ने जो वादे निभाए थे उनमें से कितने वादों को पूरा किया था। इन तमाम चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड, उस पर अपना निर्णय देने का अधिकार और उस निर्णय के आधार पर किस व्यक्ति को चुनना है, किस व्यक्ति को संसद भवन में भेजना है, यह अधिकार आम मतदाताओं को होता है। इसीलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि आप जरूर मतदान कीजिए। लेकिन जब आप मतदान करने के लिए जाइएगा तो एक बात जरूर सोचिएगा। आप सोचिएगा कि अगर आप नौजवान हैं तो क्या यह सरकार आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कर पा रही है। अगर आप इस देश के आम लोग हैं, परिवार चलाने वाली जो महिलाएं हैं, आप माताओं बहनों से भी अपील है कि आप सोचिएगा कि क्या इस सरकार ने महंगाई को कम किया है। और इस देश के जो किसान हैं, उनसे मैं खास करके यह गुजारिश करना चाहता हूं कि किसानों को भी यह बात सोचनी चाहिए कि वो इस देश के पहले उत्पादक हैं। हर चीज़ को सबसे पहले वो पैदा करते हैं और आखिरी ग्राहक के तौर पे जब वो बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वह जो चीज़ पैदा कर रहे हैं, वह जो अनाज पैदा कर रहे हैं, उसका सही से उनको दाम नहीं मिलता है। लेकिन रोज़ बरोज़ उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों महंगी होती जा रही है? क्यों शिक्षा महंगी होती जा रही है? क्यों स्वास्थ्य की चीज़ें महंगी होती जा रही है? क्यों तमाम इस देश में ज़रूरत की चीज़ें महंगी होती जा रही है? इस पर किसानों को सोचना चाहिए। और हम तमाम देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इस देश में डॉक्टर चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, क्रिकेटर चाहते हैं कि उनका बच्चा क्रिकेटर बने, कलेक्टर चाहते हैं कि उनका बच्चा कलेक्टर बने, फार्मर क्यों नहीं चाहता है कि उनका बच्चा फार्मर बने? क्योंकि कृषि प्रधान देश में खेती को अलाभकारी बना दिया गया है। किसानों को सही से उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। और आपने देखा कि अपने फसल के दाम के लिए किस तरह से किसानों ने आंदोलन किए और सरकार उनकी आवाज़ सुनने की बजाय जो किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, सड़कों पर उनके लिए कील बो दिया गया। इसीलिए किसानों को भी अपने हक और अधिकार के लिए वोट करना चाहिए और अपने फसल के सही दाम के लिए वोट करना चाहिए। इस देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो नौकरी करते हों, बिजनेस करते हों, मजदूरी करते हों, खेती करते हों, नौजवान हों, महिला हों, किसी भी जाति या वर्ग से हों, तमाम लोगों को इस मत प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए मतदान करना चाहिए। और जब आप मतदान करने के लिए जाएं तो यह सोचें कि यह देश चंद मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। चंद 2-4 लोग जो हैं वही देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं, बल्कि इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, यह देश सबका है। और देश की सरकार का काम है कि वह 140 करोड़ लोगों के लिए नीतियां बनाए। इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबके आत्मसम्मान की व्यवस्था करे। देखिए, इस देश में कौन किस जाति में पैदा होगा, किस धर्म में पैदा होगा, किसकी बोली क्या होगी, किसका क्षेत्र क्या होगा, यह किसी के हाथ में नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं और जब हम इस देश में पैदा हुए हैं तो देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग, हम भारत के लोग। और हम भारत के जो लोग हैं उनका जो मुद्दा है
उन मुद्दों को सुलझाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपने चुनाव माध्यम से भी देखा होगा, चुनाव प्रचारों में भी देखा होगा कि मौजूदा सरकार के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के मुद्दे के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। रोज भाषण देते हैं, सुबह से शाम तक भाषण देते हैं, शाम से लेकर के रात तक भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषणों में कभी भी रोजगार की बात नहीं होती है। उनके भाषणों में किसानों की आमदनी, उनका फसल का सही दाम, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को सुरक्षा, इन चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं होती है। युवाओं को रोजगार कैसे देना है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों हो गई है, ऐतिहासिक रूप से आज देश में जितनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं थी। इतनी बेरोजगारी क्यों हो गई है? जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो टकटकी लगाए रहते हैं कि सरकार कब भर्तियां निकालेगी। अगर गलती से भूले भटके सरकार अगर कोई भर्ती निकाल भी दे तो एग्जाम होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। देश के युवाओं को भविष्य को अंधकार में जिस तरह से यह सरकार धकेल रही है, युवाओं को एक फैसला लेना पड़ेगा और अपने स्वर्णिम भविष्य का चुनाव करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने न्याय पत्र में देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे महिला हों या पुरुष हों, किसान हो या नौजवान हो, तमाम लोगों के लिए जो है न्याय का एक मसौदा लेकर के आई है। और इस न्याय पत्र में हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। 5 तरह के न्याय, उसमें हम कह रहे हैं कि किसानों को न्याय देना पड़ेगा। यह कृषि प्रधान देश है तो किसानों को उनकी फसल के दाम की गारंटी करनी पड़ेगी, और फसल के दाम की गारंटी तभी होगी जब एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग ने जो कहा है, उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका समर्थन मिलता है, आपका मत मिलता है, तो हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और कानून बना करके किसानों को उनके फसल के सही दाम की गारंटी करेंगे। और इस देश के मजदूर जिन्होंने इस देश को बनाया है, जो सड़कें बनाते हैं, जो मेट्रो बनाते हैं, जो ट्रेन बनाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए। प्रतिदिन 400 रुपया हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले। यह मजदूर न्याय के तहत जो है कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। और इस देश की आधी आबादी, हम सब चाहे कोई भी हों, अपने माँ के पेट से पैदा होते हैं। आधी आबादी हमको पैदा करती है, इस देश को चलाती है। घर चलाने से लेकर के, दफ्तर चलाने से लेकर के, फाइटर जेट प्लेन उड़ाती है। उन महिलाओं के हक और अधिकार को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसीलिए देश में अगर संपत्ति पैदा हो रहा है तो उसका एक हिस्सा इस देश के महिलाओं को देना भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है, जिस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 8,500 रुपया महीना जो है महिलाओं को देने का योजना कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। तो किसानों का न्याय, युवाओं का न्याय, महिलाओं का न्याय, मजदूरों का न्याय और युवाओं के न्याय के तहत खास करके हम इस देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, हम उनको तुरंत भरने का काम करेंगे। और जो यह प्रश्न पत्र बार बार लीक होता है, भर्ती में जो घोटाले होते हैं, उसको लेकर के एक कड़ा कानून लेकर के आएंगे। और सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने के अलावे निजी क्षेत्र में भी अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास चाहे जितनी ही योग्यता है, आपकी योग्यता के आधार पर अप्रेंटिस योजना ला करके 1 लाख की नौकरी की गारंटी करेंगे। और सभी नौजवानों को आप डिग्री दिखाइए और अप्रेंटिस योजना के तहत 1 लाख तक की नौकरी प्राप्त कीजिए। यह युवा न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। और जो आखिरी न्याय है, जिसमें हम कह रहे हैं हिस्सेदारी का न्याय, हिस्सेदारी के न्याय के तहत हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक आर्थिक सर्वे हो और यह तय हो कि अगर देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सरकार दावा करती है कि बन रही है, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं लाइनों में लग करके। इसका मतलब संपत्ति को अगर आप देखेंगे, इस देश में अगर आप आर्थिक विषमता को देखेंगे, तो एक तरफ 2-4 मुट्ठी भर लोग जो हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन इस देश की ज़्यादातर लोग जो है उनकी हालत ख़राब है, उनकी खरीदने की क्षमता कम है। अगर आप नौजवानों के जीवन को देखेंगे तो उनका जीवन ईएमआई पे चल रहा है।
इसीलिए भागीदारी न्याय के तहत सभी देश के, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं, किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि तमाम जाति और वर्ग के लोग इस देश के नागरिक हैं और सबके मजबूत होने से ही देश मजबूत होगा। इसीलिए हम हिस्सेदारी न्याय लेकर के आए हैं। इस 5 न्याय का हमको पूरा उम्मीद है कि इस देशवासी इसका समर्थन करेंगे, देश के लोग इसको अपना प्यार देंगे और इसी के तहत हम तमाम मतदाताओं से यह बार फिर अपील करना चाहते हैं कि आप वोट जरूर कीजिए और आप वोट कीजिए इंडिया को। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस बनाई है। आप इंडिया अलायंस के तमाम प्रत्याशियों को अपना समर्थन दीजिए। यही आग्रह हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप तमाम मतदाताओं से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा आप 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के नाम एक संदेश लेकर आया हूं। पिछले 2 सालों में कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी को हमारी 2 यात्राओं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आप जैसे अनगिनत प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य मिला है। हम देश के हर उस कोने में गए जहां की आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच रही, हमारे देश की मीडिया उसे दिखा नहीं रही थी, पर लोगों के विश्वास ने जो ऊर्जा का संचार किया, उससे हमें आसुरीय शक्तियों से लड़ने का जो साहस दिया, वो आज तक बरकरार है। दोस्तों, ये सच्चाई आपसे छिपी नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुनीतियों से क्षतिग्रस्त न किया हो। आज देश में बेरोजगारी की दर एक अभूतपूर्व स्तर पर है। लाखों सरकारी नौकरियों की रिक्तता होने के बावजूद इस देश के युवा को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। नौकरी दी भी जाती है तो वह अस्थायी होती है या अग्निवीर जैसी अनौपचारिक। हमारे छात्र अहम परीक्षाओं की तैयारियों में वर्षों बिताते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक ने उनकी आशाओं और सपनों को कुचल दिया है और उनके मनोबल को तोड़ दिया है। हमारे अन्नदाता किसान जो अपने अथक परिश्रम से देश का पेट पालते हैं, अक्सर फसल खराब होने या अकालग्रस्त होने से दीनहीन जीवन जीते हैं। यही किसान आज जब अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो दंगाई और देश विरोधी कहलाए जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा महिला पहलवानों का तिरस्कार और बदसलूकी की गई, वो देश के इतिहास में अद्वितीय है। भाजपा सरकार का महिलाओं के प्रति कितना उपेक्षित रवैया है, ये इसी बात से देखा जा सकता है। भाजपा सरकार ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि जो भी इनके खिलाफ है वो सब देशद्रोही हैं और जो भी इनके साथ है वो सब देशभक्त। ऐसी सोच देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि जिन नेताओं पर खुद भाजपा ने भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगाए थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते ही पाक साफ बनकर निकले। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके पास ये मौका है कि आप हमारे इस महान देश की कहानी को फिर से परिभाषित कर सकें, अन्याय काल की इस छाया से बाहर निकलकर एक नए भारत का निर्माण कर सकें जहां समता, समानता और न्याय के मूल्य सभी के लिए सुनिश्चित किए जा सके। गांधी जी और कांग्रेस का हमेशा से यह सपना रहा है कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसे हकीकत में बदलने के लिए कांग्रेस ने अनेक योजनाएं और कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी नरेगा, आरटीआई, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हरित क्रांति जैसी योजनाओं को लाकर कांग्रेस ने देश को सशक्त करने का कार्य किया। पहले भी किया है, फिर भी करेंगे। जन जन की अभिलाषा का सम्मान करेंगे। बीते दशक में आपके साथ जो भी अन्याय हुए हैं, जो भी पीड़ा आपको झेलनी पड़ी है, उन सभी कष्टों के निवारण के लिए कांग्रेस लेकर आई है युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय जैसी 5 न्याय की योजना। इन न्याय गारंटियों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। पहला है युवा न्याय। कांग्रेस पार्टी वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभ, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसकी एक खिड़की है। उसके द्वारा देश के सामने अमूल्य संभावना को समझती है। भारत की ज्यादातर युवा वर्कफोर्स श्रम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फोर्स है। इस संभावना का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एक कदम के रूप में
हमारे घोषणा पत्र का युवा न्याय स्तंभ सभी शिक्षित युवाओं को उनकी पढ़ाई के तुरंत बाद एक पेड अप्रेंटिसशिप प्रदान करेगा। साथ ही साथ पेपर लीक के खतरे को समाप्त करने के लिए एक कठोर कानून बनाएगा। अपना व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड और गिग इकोनॉमी से जुड़े हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। दूसरा आता है किसान न्याय। हमारे अन्नदाताओं ने इस सरकार के कार्यकाल के दौरान गहरी पीड़ा का सामना किया है। प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्याओं के भयावह आंकड़े से लेकर अपनी ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाए जाने तक भाजपा ने किसानों के साथ पूरी तरह से उपेक्षा का व्यवहार किया है। उनके द्वारा हानिकारक पाई गई नीतियों के खिलाफ वैध तरीकों का उदासीनता का व्यवहार किया गया है। इस दृष्टिकोण ने भारत के कृषि समुदाय के दिल में अविश्वास और निराशा के बीज बोए हैं। उनके योगदान का सम्मान करने, उनकी शिकायतों को संबोधित करने और उनकी मौलिक भूमिका को सम्मानित करने वाली नीतियों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करेगी। इस उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी को कानूनी बनाने, किसानों के पक्ष में एक स्थिर आयात निर्यात नीति प्रदान करने, 30 दिनों के भीतर फसल हानि बीमा प्रदान करने, वर्तमान ऋणों को माफ करने और कृषि इनपुट्स पर जीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में तीसरा है नारी न्याय। कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से मानती है कि एक राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की उन्नति से अभिन्न रूप से जुड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल 20 वर्षों के भीतर कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के शासन में देश को ऊंचाई पर ले जाने पर हमें गर्व है, जो हमारी महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी अपना स्वर्णिम काल श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में देखा। हमारी महिलाओं के निरंतर कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को आगे ले जाते हुए हम नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पेश कर रहे हैं। इस योजना के तहत हर आर्थिक रूप से वंचित परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। हम सभी नई केंद्रीय सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय भी ले रहे हैं और सभी आशा और आंगनवाड़ी वर्करों के लिए वेतन आय को दोगुना करने का भी फैसला कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में अधिकार मैत्री की नियुक्ति करने का आह्वान भी कर रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा अगला न्याय श्रमजीवी भाइयों बहनों को केंद्र में रखकर लाया गया है। श्रमिक न्याय। भारत के कामगारों ने पिछले 1 दशक में नौकरियों में अस्थिरता और वेतनभोगी नौकरियों के नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। हालांकि ये आर्थिक गलतियों की श्रृंखला कोविड से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन महज 4 घंटे की सूचना के भीतर लॉकडाउन घोषित करने से 4 करोड़ प्रवासी कामगारों की आजीविका बाधित हुई, जिसके बाद विस्थापन ने एक मानवीय संकट को जन्म दिया। इन अनेक समस्याओं के बीच हमारे श्रमिकों के लिए एकमात्र जीवन रेखा यूपीए सरकार में चालू हुई एमजी नरेगा योजना थी। इस सरकार में केवल प्रधानमंत्री के अरबपति मित्रों को ही सम्मानित किया गया है, जबकि असली आत्मनिर्भर श्रमिक भाई खुद से लड़ने के लिए छोड़ दिए गए। कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में संविदा की प्रथा को रोकने, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी स्थापित करने और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए बीमा कवरेज पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा हम प्रस्तावित करते हैं कि एमजी नरेगा 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया जाए उसका वेतन, और हमारे सभी कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के कल्याण और गरिमा के लिए मजबूती से खड़ी है। अंतिम है हिस्सेदारी न्याय। देश में ओबीसी की गणना के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना न करने के वर्तमान सरकार के फैसले से रोजगार और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर संदेह उत्पन्न होता है। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना लाकर एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए अवसरों के न्याय संगत वितरण को सुरक्षित करने का वचन देती है। इससे हमें न्याय और समानता सुनिश्चित करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक प्रतिनिधित्व निर्धारित करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा हम आरक्षण पर
50% की सीमा को हटाने और एससीज और एसटीज की आबादी के अनुपात में एक विशेष बजट आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम आदिवासी समुदायों के अधिकारों को उचित सम्मान देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। 1 वर्ष के भीतर सभी वन अधिकार अधिनियम के दावों को हल करने और गहन एसटी आबादी वाले क्षेत्रों को निर्धारित क्षेत्रों के रूप में नामित करने का हम संकल्प लेते हैं। देश की जनता अब इन खोखले जुमलों और विभाजनकारी राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्हें चाहिए उनके दुखों को सुनने वाली सरकार, उनके साथ मुसीबत के समय में खड़े रहे ऐसी सरकार, और सरकार कांग्रेस की सरकार ही ऐसी हो सकती है। बाकी जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के लोग युवा, नारी और श्रमिक से जुड़े हुए हर वाजिब सवाल करने वालों को देश के खिलाफत करना घोषित कर देती है, उनसे केवल बस इतना ही कहना है, आओ देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित होकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश का सर्वांगीण विकास और समाज को जोड़ने वाली राजनीतिक शक्तियों को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। कांग्रेस को वोट दीजिए। जय हिंद। Heartiest greetings to all my fellow countrymen. I, Rajiv Chandrasekhar, a dedicated Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, stand before you to present our party's vision for the country and highlight the successes we have achieved over the past decade in government. As the general elections of 2024 approaches, the voters face a crucial decision, choosing between parties that are progressive and capable of leading India forward, or those that seek to pull back India to the past. India's $1 trillion digital opportunity report aligns with the Prime Minister Modi ji's government's vision for a digitally empowered India. The report outlines 30 digital themes encompassing IT infrastructure, software capabilities, healthcare, education, and next generation financial services. These themes could generate up to $1 trillion in economic value by 2025, supporting 60 to 65 million jobs. The government's emphasis on digital transformation is central to Prime Minister's Viksit Bharat vision, which seeks to enhance ease of living and promote inclusive growth for all citizens. Before 2014, India's presence in the global tech arena was often underestimated and limited to the IT/ITES sector. The country was struggling to match the rapid pace of technological progress. India, a land of diverse cultures and traditions, has always been a hub of innovation and creativity. Over the past decade, we have witnessed a digital revolution that has not only transformed the lives of citizens, but also opened up new opportunities for economic growth and social development. From being called part of the fragile 5 economies, today we are in the top 5 economies of the world. From being only a consumer of technologies, today we are the producer of tech, devices, platforms and solutions for the world. From being called the back office to the world, today I can proudly say India has significant presence in all things technology across the entire spectrum. Respected citizens, one of our foremost priorities has been to bridge the digital divide and ensure that every citizen has access to technology and an open, safe and trusted internet. Our government's ambitious initiatives like the Digital India have made great strides in providing affordable internet and accountable digital services to even the most remote areas of the country. We have connected over 835 million Indians, including rural citizens, to the digital world, empowering them with information, education, and access to government services. In the past decade, India's UPI has experienced significant growth, revolutionizing digital payments in the country. UPI's rise reflects the nation's broader technological growth, fostering a digitally empowered society and contributing to the nation's overall progress and innovation. UPI has also revolutionized the direct benefit transfer and ushered financial inclusion at a phenomenal pace. The old narrative about India being a dysfunctional democracy, where out of every 100 paise leaving Delhi, only 15 paise reach the poor, has been turned on its head by the Modi government. Today, all the benefits reach the accounts of the people with no leakages, no middlemen, and no delays.
This has been made possible by a firm commitment to the ideals of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Respected fellow citizens, prior to 2014, opportunities in India were concentrated and crowded out by only a few privileged. Around 97% of India's banking system's net worth was lent to less than 10 families. Under Prime Minister Modi ji's leadership, more and more opportunities of startups and entrepreneurship have been created, making India one of the world's most vibrant and fastest growing startup ecosystems. In 2014, India had only about 100 startups. Fast forward to today, we now have over 1 lakh startups and 117 unicorns, creating over 1.2 million direct jobs. The government support through initiatives like Startup India and Make in India has provided the necessary resources and encouragement for young Indians to flourish. Today, I can proudly say that you don't need an influential last name or connection with power elite to be successful. Hard work, talent and perseverance are the determinants of success in Narendra Modi ji's new India. India's tech and innovation ecosystem is expanding and catalyzing the next wave of startups in AI to semiconductors and electronic system design and innovation. If we look to the future, I can confidently claim that the Indian flag and Indian startups will be present front and center in every technological sector. And this is not just me saying it, but the whole world. Almost every tech pioneer today believes that the future of tech will be shaped as much by Indian entrepreneurs and startups as the rest of the world. Make in India, launched in 2014, has successfully attracted domestic and international investments while promoting innovation and entrepreneurship. India today is the second largest manufacturer of mobile phones in the world, with global brands like Samsung and Apple setting up their manufacturing units in India. Today, 99% of the smartphones used in India are made in India. Apart from meeting domestic demands, India is also exporting mobile phones worth over 1 lakh crores. This is a major achievement for Prime Minister Narendra Modi ji's flagship PLI scheme, as India used to be a net importer of mobile phones, importing nearly 80% of its demand. I would also like to proudly share with you that these made in India mobile phones are being made by Indian women, as these manufacturing units majorly employ Indian women. Another area where India has finally started to make its mark is the semiconductor industry. When we look at India's journey in this sector, in the past, it has certainly been full of missed opportunities. And these misses are due to the lack of the vision of previous governments in the past. And that is the reason why even small countries like Malaysia have been far ahead of us in the race. PM Narendra Modi ji was very clear in his vision when he said, "I want to make India a semicon hub and a trusted and resilient partner in global value chains." He launched the India Semiconductor Mission in December 2021. Since then, agreements have been signed with the US, Japan, EU, and with global semicon giants like Micron, Apple, Applied Materials, Lam Research, Tata's, and they have agreed to invest and tap into India's massive potential. With this pace, we are on track to do in 10 years and in 1/10 the cost what China couldn't do in 30 years, and with over $200 billion of investment. India's digital economy is poised to cross $1 trillion by 2026. Pre-2014, the digital economy contributed to only 4 to 5% of our GDP. Today, it is almost 10 to 12%, and we aim to take it to 20 to 22% in the next few years. The technology industry is poised to exceed $254 billion in revenues in FY 2024, a 3.8% year-on-year increase, adding over $9 billion. The country's global capability centers will demonstrate India's prowess in meeting global tech demands. In FY 2024, ER&D significantly contributed almost $6 billion in additional export revenue. We are also aiming for a $300 billion electronics manufacturing by 2026. Respected citizens, the global rollout of 5G has faced challenges such as high infrastructure costs, regulatory issues, and competition amongst countries. In India, the Congress-led government's 2G and 3G spectrum scam resulted in financial losses and raised concerns about transparency in spectrum allocation.
PM Narendra Modi ji, in contrast, has focused on transparency and rapid technological development. At the 7th edition of the India Mobile Congress in 2023, he emphasized the nation's leadership in the future of 6G development and noted the successful deployment of 5G, with over 4 lakh 5G base stations covering 97% of the cities and 80% of the population. This demonstrates India's commitment to being a global leader in future technological advancement. Looking ahead, we are already concentrating on creating a future-ready workforce in India, which will not only make in India, but also make for the world. The BJP focuses on politics of performance, emphasizing on a decade full of hard work by the Narendra Modi ji government, transforming India into a new India. Our PM has clearly laid out his vision for a Viksit Bharat by 2047. In contrast, the Congress resorts to spreading lies, misinformation, and strange economic proposals based on outdated Marxist ideologies. Their distribution of deepfake videos of the Union Minister suggests desperation and an attempt to mislead the public, supported by senior party leaders. I appeal to the people of India to wisely cast their vote in the historic election, which will decide the future growth trajectory of our country. With my experience over 3 decades in technology, I can confidently say India is at an inflection point. We need a strong leader that can build a strong economy, which in turn will make our nation stronger. With your support and Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, we are set to make India a Viksit Bharat, a global tech leader and a global superpower. Jai Hind. देश के 140 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मोदी जी के परिवार, लोकतंत्र के भाग्य विधाता सभी देशवासियों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के विचार और उनके पिछले 1 दशक में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन की कहानी साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और देश की जनता को सिर्फ 2 दलों को ही नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच चुनाव करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और भारतीय जनता पार्टी है जो देश के प्रगति, विकास और कल्याण के लिए संकल्पित है। दूसरी ओर नेतृत्वहीन दल है जो विभाजन, तुष्टीकरण और डर की राजनीति कर देश को अंधकार के युग में ढकेलना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारा भारत निराशा और हताशा के पिछले युग से अपनी समृद्ध विरासत को बहाल करने की ओर एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। प्रिय भारतवासियों, राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए मोदी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है और आम नागरिक की ज़रूरतों और उनके अधिकारों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। आज वह युग है जब हमारा भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। रक्षा निर्यात, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, डिजिटलाइजेशन सहित मोदी सरकार की हर उपलब्धि मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बन रही है। मेरे भारतवासियों, आपको 2014 के पहले का दौर याद है ना, जब देश की अधिकतम जनसंख्या बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई थी। कांग्रेस शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के 11वें पायदान पर थी। देश में आए दिन घोटालों की खबर आती थी। 2014 से लेकर 24 तक के भारत की यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मित्रों, आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय व्यवस्था को फ्रेजाइल 5 यानी लड़खड़ाती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन मोदी सरकार में भारत आज दुनिया के सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्था से उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन महज संयोग की बात नहीं है, यह मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है जिसे हमारी आर्थिक गति को बदल दिया है। भाइयों और बहनों, 1 दशक पहले भारत $1.9 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ विश्व में 10वें स्थान पर था, लेकिन मोदी जी के दृढ़ प्रयासों, साहसिक सुधारों से, कुशल रणनीति और दूरगामी निर्णय के कारण आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आगामी 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन और 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। यह भारत की आर्थिक ताकत,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार की दूरदर्शी नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। मित्रों, 2004 से 14 के यूपीए सरकार के दौरान भारत के भीषण बैंकिंग संकट को सामना किया। भारत 6.5 लाख करोड़ का कर्ज 2012 तक पहुँचते पहुँचते 40 लाख करोड़ रुपया हो गया। राजकोषीय कुप्रबंधन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय तक बड़े घाटे में रही। परिणाम स्वरूप पूंजीगत व्यय में बड़ी गिरावट आई और यूपी शासन में हमारा पूंजीगत व्यय 31% से गिर के मात्र 16% पर आ गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने समृद्ध भविष्य को ध्यान में रखकर व्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन को ले आई, जिसके परिणाम स्वरूप रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा समृद्धि में बदलने की ओर अग्रसर होने लगी। मित्रों, मोदी सरकार ने भीम यूपीआई जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया। इस डिजिटल तकनीक का न सिर्फ देश के गांव तक हर व्यक्ति को भी लाभ मिला है, बल्कि पारदर्शिता और परिवर्तन के इस नए युग की शुरुआत भी हुई। यूपीआई प्रणाली से आज गरीब भी क्यूआर कोड के से भुगतान कर रहा है और विश्व में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा भारत में किया जा रहा है। भारत सरकार ने गरीबों के संसाधनों को छीनने वाली समानांतर रणनीति को समाप्त कर दिया है और सुनिश्चित किया है कि लाभ सीधे नागरिकों को तक बैंक के उनके खाते में पहुँचे। लाभार्थी को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए। देश में 55 करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया और डीबीटी के जरिए उनका हक सीधे उनके खाते तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सरकार से समृद्धि, कुशल और सुलभ सरकारी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने, नौकरशाही बाधाओं को समाप्त करके डिजिटल शासन के दृष्टिकोण को अपनाने पर है। भाई और बहनों, पिछले सरकारें योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभार्थी को अपने दरवाजे तक बुलाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस बाबू संस्कृति को समाप्त कर दिया है और 50 से अधिक सरकारी और अर्ध सरकारी आवश्यक सेवाओं को डिजिटलीकरण कर सरकार आपके दरवाजे तक पहुंचा है। मित्रों, परिवारवादी राजनीति करने वाली पार्टियां के नेता दशकों से गरीबी हटाओ के खोखले वादे कर रहे हैं। अमीरों के जीवन बिताने वाले यह लोग गरीब के बारे में जानते क्या हैं? एक गरीब परिवार से आने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के दर्द को समझा और उस पीड़ा को जिया। इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शहजादों की तरह सिर्फ खोखले वादे करने की बजाय गरीबों का उत्थान करके दिखाया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में अपनी जन कल्याणकारी और गरीब उत्थान की नीतियों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार ने यह करके दिखाया कि मोदी सरकार का वादा गरीबी मुक्त भारत को चरितार्थ करने की ओर अग्रसर है। देश के युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की भावना बढ़ावा देने के लिए मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा कोष जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में 12 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न हुई। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और असाधारण नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष करों में कठोर सुधार किए हैं और भारत को एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार में बदल दिया है। भाई और बहनों, जहां यूपी सरकार में महंगाई 10% के उच्च स्तर में बनी हुई थी, वहीं आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई दर 4 से 5 के बीच बनी हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं। देश की 140 करोड़ जनता के सपने मोदी जी का संकल्प है और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित करना उनका लक्ष्य है। देश को विश्वगुरु, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में सबसे अहम भूमिका आपको निभानी है। आपको कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को 370
और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजयी बनाएं। देश के विकास की बयार निरंतर बहती रहे। 400 सीटों में एक योगदान आपका भी, अब की बार 400 पार। धन्यवाद।